नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज और के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पुजारी ग्रंथी योजना की, जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषित किया है। इस योजना में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन देने का वादा किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है केजरीवाल ने मौलवियों को ठग लिया है। उन्हें 18,000 रुपए प्रति माह देने की बात कहकर 17 महीने हो चुके हैं। 17 महीने अब तक नहीं दिया। आज इसी वार पलटवार पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। दिल्ली के मौलवियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं देने वाली दिल्ली सरकार अब पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा कर रही है और इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुकी हैं। अब बीजेपी इस घोषणा के बाद केजरीवाल को महाठग की संज्ञा दे रही है। क्या वास्तव में केजरीवाल ऐसी घोषणा करके जनता को ठग रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राजधानी में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च कर रही है। दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने सैलरी देने का वादा किया गया है। केजरीवाल ने 30 दिसंबर को कहा था कि अगर वे सत्ता में फिर से आए तो योजना लागू करेंगे। इस ऐलान को लेकर बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। बीजेपी ने लिखा है, क्या लिखा है आइए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जो 10 साल में इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो 10 सालों से, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट जारी कर बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया है, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है आम आदमी पार्टी ने, इसे भी आप सुनिए और देखिए। एक्स पर पोस्ट क्या लिखा है। बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है, अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो। मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करो, तब तो सबका फायदा होगा। मुझे गाली क्यों देते हो? ये बातें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। एक्स पर वार पलटवार हुआ है। ऐसे में बीजेपी को केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च की है, जो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि चुनाव की बेला है। अरविंद केजरीवाल के नए झूठ का खेला है। जिस अरविंद केजरीवाल ने मौलवियों को 18,000 रुपए देने का वादा करके उनको ठग लिया और उनको पिछले 17 माह से 18,000 रुपए नहीं दिए, अब यही अरविंद केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को ठगने का प्लान बना रहे हैं। सुनिए गौरव भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है और जनता ऐसा जवाब देगी
कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिए। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर ठगने का आरोप लगाया है। दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। पुजारी और ग्रंथियों को जो 18,000 रुपए प्रति माह वेतन देने की बात इन्होंने की है, उसको मौलवियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने के केजरीवाल के वादे से जोड़ करके देखा जा रहा है। जो 17 महीने से नहीं मिला है, ये इधर उधर भटक रहे हैं मौलवी साहब को। अब पुजारी ग्रंथी योजना के तहत 18,000 रुपए हर पुजारी और ग्रंथी को देने की बात करके आखिर केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं कि अब मौलवियों को भूलकर पुजारी और ग्रंथी साहब लोगों को वेतन देंगे? और अगर जो देंगे तो क्या? अगर देंगे तो क्या इसी तरह देंगे जैसे मौलवी साहब लोगों को देने का वादा किया था और 17 महीने से नहीं दिया? ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए आज इस मुद्दे को हमने उठाया है। इसमें चर्चा में शामिल जो विद्वान हैं हमारे साथ, जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे आपका पहले परिचय करा दें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत दिनों बाद हमारे साथ आप जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी, प्रवक्ता, आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत ही जुझारू एक तरह से प्रवक्ता हैं आप, बहुत मजबूती से अपने पार्टी का आप पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ विद्वान जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अगर जो हम करें तो रमाकांत पटेल जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि देखिए एक बाइट है हमारे पास राशिद जी की, मौलवी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और पहले इनकी हम बातें सुनवाते हैं, उसके बाद से आपसे प्रश्न करते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। तो पीसीआर से निवेदन करेंगे कि जरा बाइट सुनवाई जाए। महीने की सैलरी रुकी है, हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये, यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को, सोचते नहीं है इस बात को। इनको तो आपने कहा था कि 18,000 रुपये पर मंथ देंगे, लेकिन 17 महीने से इनके 18,000 रुपये पर मंथ रुके हुए हैं। बाल बच्चे होंगे इमाम साहब के, कैसे क्या कुछ खर्च बर्च कैसे चलता होगा, ये सोचने वाली बात है। अब आप लोगों ने एक नया योजना लॉन्च करने की बात कही है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गया है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसका नाम आप लोगों ने दिया है। 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी इनको भी देने का वादा किया गया है। कैसे माने कि इनको भी आप 18,000 रुपये प्रति माह देंगे, जब इमाम साहब लोगों की 18,000 रुपये प्रति माह की जो सैलरी है 17 माह से आप लोगों नहीं दे पाए हैं। जी देवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है, और बहुत तेज आ रही है। हाँ, तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, तो निश्चित तौर पे दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो किया है। पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बिजली देंगे, मुफ्त देंगे, दिए। अरविंद जी ने कहा कि पानी देंगे, मुफ्त देंगे, दिए।
हमने कहा था इलाज की व्यवस्था देंगे, मुफ्त देंगे, बस की यात्रा देंगे, मुफ्त देंगे, दिए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात से दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल जी क्यों कर रहे हैं, तो भैया केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा अपने राज्यों में लागू कर दे। अगर भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी 18,000 दे रहे हैं, तो भलाई तो ये है कि भाजपा ये करे कि मध्य प्रदेश में 28,000 रुपए दे दें ये लोग, तब तो बड़ाई है। दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में 400 यूनिट कर दें, हरियाणा में 400 यूनिट कर दें, हम बसों की यात्रा मुफ्त दे रहे हैं, ये कह दें कि हम ट्रेन की यात्रा का कोई पैसा नहीं लेंगे महिलाओं से, कह दें अगर है हिम्मत तो जनता के लिए काम करना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को आता है, आम आदमी पार्टी को आता है। भाजपाइयों को तो राजनीति नहीं, इमाम साहब की इमाम साहब नहीं, रमाकांत जी, इमाम साहब लोगों की जो 18,000 रुपए सैलरी थी, क्या केजरीवाल साहब नहीं कहे थे या आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है उन्हें देने की? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपके चैनल में बिल्कुल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इमाम साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। वो वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको वेतन जाता है और वक्फ बोर्ड की आमदनी से जाता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से हुआ है, तो पूरे देश में वो है। तो ये हरियाणा में भी 18,000 रुपए, 19,000 रुपए है, मध्य प्रदेश में भी है, जो हो 2,000, 10,000, 20,000, तो वो पूरे देश में है। वो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न कोई वो है। हाँ, अगर आज ये राजनीति कर रहे हैं उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के द्वारा उनको राजनीति करवाई जा रही है, शुद्ध रूप से राजनीति। ठीक है। कैप्टन हरि सिंह भदौरिया जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जब इस इमाम साहब वाले जो इमाम साहब लोगों के 17 महीने से सैलरी रुकी हुई है 18,000 रुपए प्रति माह, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो बीजेपी क्यों इसे घसीट रही है? इसमें कारण क्या है? देखिए देवेंद्र जी, एक महाठग का एक नया ठगी का उसने तरीका और अपनाया है दिल्ली की जनता को। 10-12 साल से बराबर दिल्ली की जनता को ठग रहा है। कहीं कोई चीज का बहाना लेता है, कहीं लाइट फ्री, कहीं पानी फ्री, कहीं बस फ्री, कहीं ये फ्री, जबकि दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ दिल्ली में इसने बर्बाद करके रख दिया। आज दिल्ली की रोडें टूटी पड़ी है, एक भी रोड दिल्ली में सिंगल ऐसी नहीं है जिसपे आम जनता चल सके, पहली बात। दूसरी बात, पानी एक गिलास किसी को अपने नल से शुद्ध पीने को नहीं मिलेगा। मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर हमारे घर में आरओ ना हो तो हमें जो है ना फिर तो बाहर से बिचलरी ही मंगाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ शुद्ध नहाने का पानी नहीं मिल रहा, पीने की तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात बिजली की, तो बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। चाहो तो आपको हम अपनी स्क्रीन पे आपको अपने घर का बिल दिखा सकता हूँ कि देखिए कितना बड़ा बिल आ रहा है। तो ये सब दिखावा है। और रही ट्रांसपोर्टेशन की बात, दिल्ली में केजरीवाल जी नहीं आए थे, उससे पहले यहाँ 2400 बसें रोडवेज की अपनी थी। आज दिल्ली में एक भी बस नहीं बची, ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है। जो बसें चल रही हैं वो टोटल प्राइवेट। अरे भदौरिया जी, आप दिल्ली की बतला रहे हैं कि मध्य प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों की बतला रहे हैं? मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम नहीं है, तो अब ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाजपा शासित राज्यों के बारे में बतला रहे हैं। यहाँ रोज बिजली कटौती होती है साहब, 10-10 घंटे बिजली कटती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में बिजली कटौती होती है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। देवेंद्र जी बोले तो जब सच बोले, यहाँ पे नल जल योजना में घोटाला हो जाता है, जल जीवन मिशन में घोटाला हो जाता है, अस्पतालों में घोटाला हो जाता है, आयुष्मान योजना में घोटाला हो जाता है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी रमाकांत जी सुन लीजिए, इतनी दिक्कत है। बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। नहीं सुन लीजिए देवेंद्र जी, जब तुम बोल रहे थे मैं बस सुन रहा था। और अब मैं एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल। अरे बौखलाइए मत, एक सवाल ले लीजिए। जब तुम बोल रहे थे मैं सुन रहा था। इतनी सारी दिक्कतें हैं भाजपा को, अगर इनको फ्री बिजली से दिक्कत है, रमाकांत पटेल जी, बिजली की सुविधा नहीं रमाकांत पटेल जी, आप अपनी बात रखिएगा। कैप्टन साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए, आप भी अपनी बात रख लीजिएगा।
पहले मौका तो आप ही को मिला था। नहीं तो झूठ ना बोले। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी बारी में बता दीजिएगा ना, अपनी बारी में बता दीजिएगा आप कैप्टन साहब, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। देखिए देवेंद्र जी जब ये बोल रहे थे मैं बड़े इत्मीनान से सुन रहा था, और ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था। अगर जब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने समय पे तुमको बोलो ना, मगर समस्या वही है कि ये कोई प्रवक्ता नहीं है, आम आदमी पार्टी जरूरी है कैप्टन साहब, मगर चैनल में बैठ के अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं हम बहुत बड़े विद्वान हैं। आप विद्वान नहीं हो, आपको कोई जानता भी नहीं है। आप अपनी हद में रह के बात किया करें, ठीक है ना। आप अपनी हद में आप बैठ सको, वो तो देवेंद्र जी की मेहरबानी। अब देखिए ऐसा है कि भाजपा पैसे पर ठीक है, आप लोग कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी बोलेंगे, देवेंद्र जी ये ठीक नहीं है। नहीं ये ठीक है, हमारे लिए नहीं हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। नहीं हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, इसलिए इतने गर्म हो। नहीं हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। नहीं हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। कैप्टन साहब वरिष्ठ हैं। नहीं कैप्टन खाए हैं जनता का, कितना पैसा खाए हैं? चलिए पूछे तो बताएंगे। जनता को अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 2100 रुपए मिलते हैं, तो इनको मिर्ची लग रही है। नहीं तो सुन लीजिए नहीं सुन लीजिए रमाकांत जी। ये है कि आप प्रवक्ता बन के आए हो देवेंद्र जी, देखिए ना कैसे गर्म हो रहे हैं। कोई मर्यादा औकात बता रहे हैं कि औकात नहीं है। अरे भैया हमारी औकात नहीं है, इसलिए हम 200 चलिए दिलीप यशवर्धन जी के पास चलते हैं। दिलीप यशवर्धन जी के पास चलते हैं। दिलीप यशवर्धन जी के पास चलते हैं। नहीं दिलीप यशवर्धन जी के पास चलते हैं। कैप्टन साहब नहीं जी कैप्टन साहब निवेदन करते हैं आपसे। कैप्टन साहब भोगता है वही काफी है जी, इसलिए दिल्ली की जनता नकार रही है। तो कैप्टन साहब में आपको जो है ना, उसने सोचा कि पुजारियों को भी एक झूठ का स्वरूप फेंक दे, मगर दुनिया जानती है और पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा नहीं है, इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है, इससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। इसलिए बुरी तरह से दिल्ली में केजरीवाल की हार होने जा रही है। देवेंद्र जी एक आपको मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देवेंद्र जी केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है आईएएस भदौरिया जी का। ये पार्टी तो हार ही रही है, मगर भदौरिया जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको हार की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये पूरे देश में इनकी 22 राज्यों में ठीक है रमाकांत जी, ठीक है। चलिए दिलीप यशवर्धन जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं रमाकांत जी, नहीं रमाकांत जी दिलीप यशवर्धन जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी देर से सुन रहे हैं। इसको गधे को मेरे साथ बैठाया नहीं देखिए ऑडियो ऑन करिए नहीं ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है। देखिए हम डिबेट को यहीं रोक देंगे। हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत सम्मानित हैं। प्लीज हम लोगों को जिस विषय पे हम लोग हैं उससे विषयांतर ना हो। थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा आग्रह सुन लीजिए। नहीं भदौरिया साहब, मेरा आग्रह सुन लीजिए। निवेदन है आप सबसे, आप सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि मेरी बात सुन लिया जाए। ऑडियो ऑन कीजिए। हमारे मेहमान बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा जी। हम अपना जवाब अपने समय में जी बिल्कुल कैप्टन साहब आपकी बात सर्वोपरि है। हम दिलीप यशवर्धन जी के पास जाना चाहेंगे। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यहां पर यह है कि अब जो है केजरीवाल जी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लेकर के आए हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या यह माना जाए कि केजरीवाल जी का ये जो हिंदुओं की तरफ, हिंदू पुजारियों की तरफ जो उनका झुकाव हुआ है, ये झुकाव चुनावी है? क्या सोचते हैं आप दिलीप यशवर्धन जी? देवेंद्र जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डिबेट में जो भी बैठे, जिस भी पार्टी का प्रवक्ता बैठे, वो शब्दों की गरिमा को ध्यान रखे कि वो क्या कह रहा है और किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो। जी जिस तरीके से गाली गलौज आपकी डिबेट में हो रही है, मैं आपके चैनल को भी ये बात कहूंगा
इस तरीके से आपको भी किसी को गाली देने की इजाजत नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने ऑडियो डाउन करा दिया था, बहुत देर में कराया। जी जी। अब जो आपका सवाल है, क्योंकि इस तरीके से तो कोई भी बोलेगा, कोई किसी को भी गाली दे देगा। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हर आदमी की बात कहने का हक है। बिल्कुल। और आपने डिबेट इसीलिए कराई कि हर आदमी अपनी बात को कहेगा। बिल्कुल। अब जो आपका सवाल है कि केजरीवाल जी की योजना चुनावी है, तो जाहिर सी बात है कुशवाहा साहब कि अगर चुनाव राजनीतिक पार्टी है, वो कोई भी वादा करती है, उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ही होता है। जी। ये 2014 के बाद से, जब से भाजपा की लहर इस देश में चली है, केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों में सरकार बदली है और पलटी है और दोबारा से आई है, तो एक हिंदुत्व की लहर चल गई। जी। तो अब हर पार्टी उस एजेंडे को कैश कराना चाहती है, ये दिखा करके कि हम भी हिंदुत्ववादी हैं, हम भी हिंदुओं का ख्याल करते हैं, हमारे अंदर भी सनातनी परंपरा बसती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी फंडा है और कुछ नहीं। सत्यता यह है कि किसी को न हिंदू की चिंता है, ना हिंदुस्तान की चिंता है, हर आदमी को अपनी गद्दी की चिंता है। और बात अभी पानी की, बिजली की तमाम मुद्दों पर हो रही थी, तो पीने का पानी तो इस देश में किसी प्रदेश में नहीं है। अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो किसी प्रदेश में पीने लायक पानी सरकार की सेवाओं के तहत नहीं मिलता है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य में, मैं किसी भी कोने की बात कर रहा हूँ, किसी भी कोने में पीने लायक पानी नल से डायरेक्ट नहीं आता है। हैंडपंप की बात छोड़ दीजिए, टंकियों की जो सप्लाई होती है। बिजली का मुद्दा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। और कोई राजनीतिक पार्टी क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है, इसका निर्णय हम और आप यहाँ बैठ करके नहीं ले सकते। हम विश्लेषण कर सकते हैं, निर्णय चुनाव के समय जनता करती है। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है दूसरी बार, तो इसका मतलब जनता ने भाजपा के कार्य क्रियाओं को पसंद किया है। उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पसंद किया है। और अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रिपीट हुई है तो इसका मतलब दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने कुछ ना कुछ दिया है, इसकी वजह से दोबारा उन्होंने गद्दी सौंपी है। अब ये निर्णय दोबारा भी देश की, दिल्ली की जनता ही लेगी कि केजरीवाल का किया हुआ वादा झूठा है, मौलवी साहब का किया हुआ क्लेम सही है। ये जनता आकलन करेगी, जनता उस पर अपने वोट देगी। वोट ये तय करेगा कि केजरीवाल झूठे हैं या सच्चे हैं। चुनावी फंडा है, फंडा तो चुनावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फंडा सिर्फ चुनावी है कि हिंदू वोट को अट्रैक्ट करने के लिए मुसलमानों को उन्होंने पहले वादा कर दिया था। राजनीति में जो सबसे पहले किया जाता है, वादा ही किया जाता है, डिलीवरी होने में तो समय लगता है। उन्होंने मुसलमानों से पहले वादा कर दिया, अब उन्होंने हिंदुओं के पुजारियों से, सिखों को वादा कर दिया कि सबको 18,000 रुपए मिलेगी। तो वो देंगे नहीं देंगे ये बात की बात है। हिंदू के पुजारी और सिखों के जो गुरु होते हैं वो उनकी बात से प्रभावित होंगे, या वो पूरा समुदाय इस बात से प्रभावित होकर उनको वोट देगा कि नहीं देगा, ये जनता तय करेगी। जी बिल्कुल। मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, ये चुनावी फंडा है, ये हिंदू के फेवर में लिया गया फैसला नहीं है, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए लिया गया है, तो कोई दो राय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वोट बटोरने के लिए लिया गया है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, रमाकांत पटेल जी हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, निवेदन ये है रमाकांत जी कि आप बीच में ना बोलिएगा, कैप्टन साहब को अपनी बात कम शब्दों में वो रख लेंगे। कैप्टन साहब, सवाल ये है कि चुनाव आया है और चुनाव में ये चुनावी हिंदू बन करके एक तरह से बीजेपी कह रही है कि ये आ गए हैं लोग आम आदमी पार्टी के। क्या बीजेपी को ये डर है कि हमारी जो वोट बैंक है उस पर भी हाथ साफ कर लेगी इस बार आम आदमी पार्टी, इस तरह के चुनावी हथकंडे अपना के? देखिए देवेंद्र जी, दिल्ली की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है और दिल्ली की जनता कह भी रही है कि केजरीवाल ये सिर्फ चुनाव को लेके इस तरह का मुद्दा लेके आए हैं और इनके मुद्दे कभी पूरे नहीं होते, झूठ बोलते हैं। जिस तरह से इन्होंने पंजाब में चुनाव में गए थे तो कहा था महिलाओं को कि 1,000 रुपए देंगे। आज 3 साल इनकी सरकार वहां पूरे कर चुकी है, 1 महीना रह गया, 3 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक 1,000 रुपए इन्होंने वहां महिलाओं को नहीं दिए, जबकि वहां भी यही वादा किया था।
अभी तक इन्होंने 10 साल 12 साल शासन कर लिया दिल्ली में, कभी भी इन्हें हिंदू पुजारियों की ग्रंथियों की कभी याद नहीं आई। अब जब लगा कि दिल्ली में जमीन इनकी खिसक चुकी है, बुरी तरह से हार रहे हैं, तो एक नया स्वरूप लेके आए हैं कि हम हिंदू पुजारियों को, ग्रंथियों को, इनको जो है ना 18,000 रुपए महीने देंगे। ये वही केजरीवाल है, इन्होंने मंच में खड़े होकर कहा था कि राम मंदिर, मेरी नानी कहती थी कि ऐसा राम मंदिर हमें नहीं चाहिए कि जहां पर जो है ना और लोगों का अपमान हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे राम मंदिर। आज ये हिंदू पुजारियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं। तो ये गिरगिट से भी बड़ा आदमी है। गिरगिट रंग कब बदलती है, मगर गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले केजरीवाल है। इस बात को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। तो अब ये जो है ना नए पैतरे जरूर खेल रहे हैं, मगर कामयाब होने वाले नहीं है। जी, नए नए पैतरे खेल रहे हैं लेकिन कामयाब होने वाले नहीं हैं। रमाकांत पटेल जी, आपने बड़े धैर्य से सुना, अब जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, मैंने सुना और मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है कि अगर हम ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दे रहे हैं, हम सैलरी तो कह ही नहीं रहे हैं, सैलरी तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो हम तो सम्मान राशि की बात कर रहे हैं कि हम 18,000 रुपए ग्रंथियों को और पुजारियों को दे रहे हैं, तो भाजपाइयों को दिक्कत है। मतलब अगर गलती से भाजपा आ गई तो ये जैसा पूरे देश में कहीं पर नहीं देते हैं, दिल्ली में भी नहीं देंगे। जैसे पूरे देश में कहीं पर लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं देते हैं, वैसे दिल्ली के लोगों को जो मिल रही है वो छीन लेंगे। हम 2100 रुपए देना चाहते हैं दिल्ली में महिलाओं को, ये उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, और दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि उनको किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। मैं एक आखिरी बात कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रता से कि अगर आप हमको चुनावी हिंदू कह रहे हैं तो भैया आप तो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते आए हैं ना, आप क्यों नहीं दे देते हैं ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपए? हम कह रहे हैं तुम 28,000 दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो ना पूरे देश में, किसने रोका है? केंद्र में आपकी सरकार है। अरे हजारों करोड़ रुपए अपने उद्योगपति मित्रों का, अडानी का माफ करवा दोगे, अपने उद्योगपति मित्रों को झोला में भर भर के दे दोगे, और गरीब जनता को अगर देने की बात आए तो उसमें आप तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पार्टी के प्रवक्ता अपना चरित्र बखान कर रहे हैं, जिस प्रकार की शब्दावली, गाली गलौज आपकी डिबेट में कर रहे हैं, ये इनका चरित्र बखान यहाँ पे हो रहा है। चलिए कैप्टन साहब, अपनी बात तो आप रखिए, उसके बाद से दिलीप यशवर्धन जी के पास जाएंगे। जवाब दे दीजिए कि ठीक है, अगर जो इन्होंने चुनाव में ये घोषणाएं की तो आप तो हिंदुओं के पक्षधर हैं, बीजेपी एक तरह से मानी जाती है कि हिंदुओं की पक्षधर पार्टी है, तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं दिया? ये सवाल है रमाकांत जी का, और सिर्फ रमाकांत जी का सवाल नहीं है, केजरीवाल जी का भी ये सवाल है। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद दिलीप यशवर्धन जी के पास जाते हैं अंतिम कमेंट के लिए। जी, निश्चित तौर पे कुशवाहा जी आपने देखा होगा, आप भी भोपाल में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले बहनों का जो है ना सम्मान किया है, और उन्हें चुनाव से पहले ही, चुनाव तो बाद में आए, हमने चुनावी घोषणा नहीं करी थी वहां, चुनाव से बहुत पहले उनके अकाउंट में पैसे जाने लगे थे। इसी तरह से हमने महाराष्ट्र में चुनाव से पहले घोषणा की कि लाडली बहनों को वहां सम्मान निधि देंगे, तो जब चुनाव आया उससे पहले हमने 3 किस्तें उनके अकाउंट में डलवा दी थी, उसके बाद चुनाव हुए। तो जो केजरीवाल आज जिस बात की आज घोषणा कर रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये तुम अभी 10 साल तक क्या सोए रहे थे? अभी कौन सी नींद में सोए थे? अब चुनाव आ गया तो नींद खुली है कि हिंदू पुजारियों को हम सम्मान दें, वो भी क्या रहेंगे? तो इनका क्या विश्वास है कि जीतने के बाद भी इनके तो लोग दुहाने वादे हैं, चुनावी वादे हैं। चलिए, जो चुनावी वादे इनके कभी पूरे नहीं होते, चुनावी वादे हैं, पूरे नहीं होंगे। रमाकांत पटेल जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से, क्योंकि दिलीप यशवर्धन जी के पास जाना है, समय कम है। जी 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 देखिए इन्होंने कहा कि चुनावी वादे हैं, पूरे कभी नहीं होते। ये भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी वादे हैं वो कभी पूरे नहीं होते, ये पूरा देश जानता है। इन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात करी थी, 10 किलो घी देने की बात करी थी, तमाम तरह की बातें करी थी, 5 सिलेंडर मुफ्त देने की बातें करी थी, 3200 रुपए 3500 रुपए में धान लेने की बात करी थी, मध्य प्रदेश के अंदर 3000 में गेहूं खरीदने की बात करी थी। इन्होंने कभी कोई वादा पूरा नहीं किया है, और हम तो देंगे, हमने वादे पूरे किए। हमने बिजली का वादा किया था, पानी का, स्कूल का, अस्पताल का, तो हमने जो जो वादे किए थे, बस की यात्रा का, तीर्थ यात्रा का, हमने सारे पूरे किए हैं। 2100 भी देंगे,
और 18,000 रुपए भी देंगे। ये हमारा वादा है, ये हम पूरा करेंगे। केजरीवाल जी की गारंटी। चलिए ठीक है, आपकी सरकार आएगी तो आप पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, देखा जाएगा। लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, इस तरह के जो योजनाएं हैं, अगर जो राज्य की सरकार लेकर के आती है तो वास्तव में कहीं न कहीं से तो इसे जनता पर ही भार, जनता को ही इसका भार उठाना पड़ता है। क्या लगता है कि अगर जो इस तरह की योजनाएं आएंगी तो दिल्ली सरकार कर्जे में जाए या फिर इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना पाएगी कि ये योजनाएं चलती रहें, या फिर कर्जे में जाएगी? देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं नहीं, 100% इन सारी चीजों का बोझ जनता के ऊपर ही पड़ता है जी। जितने भी चुनावी वादे होते हैं वो चुनावी वादों का बोझ हमेशा जनता के ऊपर ही पड़ता है। लाभान्वित होने वाले चंद लोग होते हैं, लेकिन उसका भुगतान करने वाले इस देश के सारे लोग होते हैं। प्रदेश की बात अगर कर लें तो कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है वो इस देश का है। अगर हम देश की इकोनॉमी की बात करें तो चूंकि मनी की एक साइकिल होती है, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई चीज हो रही है तो उसका फर्क केंद्र में नहीं पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो। अब जीएसटी जो लगाया गया है इस देश में, जीएसटी की वसूली तो केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन उसका हिस्सा राज्य सरकारों को भी जाता है। तो अगर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है तो वो बोझ इस जनता की, देश की जनता के ऊपर ही तो बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार के हाथ में जो टैक्सेस हैं, इधर पानी फ्री देंगे, उधर पानी का टैक्स बढ़ा देंगे, इधर बिजली फ्री देंगे, उधर बिजली का रेट बढ़ा देंगे, इधर हाउस टैक्स फ्री करेंगे तो उधर वाटर टैक्स बढ़ा देंगे। हाउस टैक्स में कमी करते हैं तो उसका सर्वे करा करके 5 गुना हाउस टैक्स बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें घूम फिर करके, ये मैं फिर कहता हूँ भदौरिया देवेंद्र जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इस देश की जनता फ्री लेने के चक्कर में पड़ी रहती है वो ये नहीं जानती कि वो अपने ही ऊपर बोझा ले रही है, क्योंकि भुगतान अल्टीमेटली इधर नहीं तो उधर किसी ना किसी को करना पड़ता है। और राजनीतिक पार्टियां वही करती हैं जो जनता को पसंद आता है, और जनता को लगता है कि हमें फ्री मिल रहा है तो सरकार बहुत अच्छी है। सरकार का काम सामाजिक उत्थान करना, सोशल डेवलपमेंट करना, सोशल वेलफेयर करना होता है, लेकिन ये सारी योजनाएं सोशल वेलफेयर की कैटेगरी में नहीं आती। मुफ्त की योजनाएं सोशल वेलफेयर की कैटेगरी में कभी नहीं आती, क्योंकि सरकारों का काम सोशल वेलफेयर का मतलब स्वावलंबी बनाना होता है। आप रोजगार डेवलपमेंट करिए ताकि देश की जनता स्वावलंबी बने, ना कि वो सरकारी खजाने पे डिपेंड होती चली जाए कि अभी इतना राशन फ्री मिल रहा है, अभी इतनी बिजली फ्री मिल रही है, अभी इतना गैस फ्री मिलेगा, अभी इतने का घर फ्री मिलेगा, और ये योजनाएं साल दर साल बढ़ती चली जाएंगी। तो जब बढ़ती चली जाएंगी तो जनता काम क्यों करेगी? अगर रूरल इलाके की जनता का भरपेट भोजन मिल जा रहा है, उसको रहने के लिए छत मिल जा रही है, और मनरेगा से 100 दिन का रोजगार मिल जा रहा है, तो फिर तो हो चुका काम जी। बिल्कुल, फिर तो इस देश का डेवलपमेंट होते होते अभी कई दशक लग जाएंगे। हम डेवलपिंग है और डेवलपिंग ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अगर इस तरह की मुफ्त की, फ्री की योजनाएं अगर जो जनता, 10 सेकंड जी, समय तो नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो जरूर जी जी। देखिए, दिलीप जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन दिल्ली के मामले में ये बात लागू नहीं होती है। दिल्ली में हमने तमाम कहीं और से अर्थशास्त्र पढ़ करके आए लोग, उसके बावजूद एक नए पैसे का हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, और दिल्ली की सरकार आज भी मुनाफे में चल रही है। पूरे देश की सरकारें घाटे में चल रही है, राज्यों की सरकारें घाटे में चल रही है, केंद्र की सरकार घाटे में चल रही है, दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही है, सब कुछ निःशुल्क देने के बाद। तो ये उदाहरण दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को छोड़ के बाकी अर्थशास्त्र की नई परिभाषा गढ़ी गई है दिल्ली में। मैं इनकी बात का छोटा सा जवाब दे देता हूँ एक लाइन में। पटेल साहब, हो सकता है आपने कहीं का टैक्स ना बढ़ाया हो, लेकिन आपने दारू पीने की एज कम कर दी ना, तो एक्साइज के रूप में भी बहुत रेवेन्यू आपको लीगल तरीके से मिल जाएगा। पैसा चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, टैक्स चाहे टैक्स के रूप में लगाइए या किसी और नाम से लगाइए, नॉमिनिक्लेचर से फर्क नहीं पड़ता है। जी जी
बोझा जनता की जेब पे पड़ता है, किसी भी नाम से लगा दीजिए। जी, भदौरिया साहब भी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर। देवेंद्र जी कहते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाया। दिल्ली में आबकारी टैक्स 3% था और केजरीवाल ने उसको बढ़ा के सीधा 3 से 12% किया था। और एक नया कार्य और किया था कि जो L1, L2, L3 कभी एक नहीं होते, मतलब जो फैक्ट्री दारू बना रही है और जो स्टोरेज वेयर हाउसिंग कर रही है और जो रिटेलर है, ये कभी एक नहीं होंगे। इन्होंने तीनों ही एक कर दिए थे। तो केजरीवाल क्या क्या करते हैं, इनके प्रवक्ता क्या बता पाएंगे? केजरीवाल से बड़ा झूठा फ्रॉड कोई हिंदुस्तान में राजनीति में हुआ ही नहीं है। चलिए, कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। और राजनीति आज की राजनीति में कौन कितना झूठ बोल ले जाएगा और उसके झूठ पर जनता कितना विश्वास कर लेगी, इसी पे सफलता निश्चित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो झूठ की राजनीति, और राजनीति भी धर्म पर। अगर धर्म चुनाव के बीच में अगर धर्म को लाया जाए तो वास्तव में चटकारा लग जाता है। केजरीवाल जी ने अब पुजारी ग्रंथी योजना ला करके एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की है, भाजपा के वोटरों को तोड़ने की कोशिश की है। इस कोशिश में कितने कामयाब हो जाते हैं ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं ना, ये कहीं न कहीं राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालती हैं और अंततः भुगतना वहां की जनता को पड़ता है। इसलिए जनता को सावधान होना चाहिए, ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।